तो हम लोग आज जो है एक नया चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है चैप्टर का दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग इससे पहले पिछली कक्षा में पढ़े थे एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग में समझ जाओ चर और अचर, ठीक है। यानी कि इसको इन इंग्लिश क्या बोलेंगे, दो का इंग्लिश होता है टू, चर का इंग्लिश होता है वेरिएबल, है ना। और रैखिक समीकरण क्या होता है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक युग्म। युग्म क्यों बोला, इसका जोड़ा मिलने वाला है हमको, ठीक है। दो चर वाले रैखिक युग्म क्या मिलने वाला है, इसका रैखिक समीकरण का युग्म मिलेगा और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चर तो हम जानते हैं वेरिएबल को बोलते हैं। वेरिएबल क्या होता है, तो जिसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है, मान क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान चलो ए स्मॉल बी सी डी इस तरह से लेकर के कहाँ तक, जेड तक, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, चर कहलाता है, ठीक है। और इसके साथ जो नंबर रहता है ये वाला क्या कहलाता है, अचर पद है, या फिर कांस्टेंट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक्स का ये क्या है, गुणांक है, ठीक है। जैसे यहाँ देख लो ये 20 क्या है, 20 हमारा ये वाला अचर पद है, ठीक है। अचर को बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मान नहीं बदलता है, ठीक है, मान नहीं बदलता है, ये वाला तो क्लियर है। तो चलो, तो हम लोग आज नया चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और यानी टू वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग देखते क्या है, यहाँ पर मान के चलो कोई एच नाम का हरी मान लो, हरी नाम का बच्चा है ना। हरी नाम का क्या है, बच्चा है, वह भी पेंसिल खरीदता है, ठीक है। एक कोमो क्या नाम है, सी से क्या हो सकता है, सी से कोई नाम बोलो, कुछ भी ले लो, ठीक है। एच नाम का बच्चा है और एक सी नाम का बच्चा है, ठीक है। इन्होंने 3 पेन खरीदा मान के चलो, और सी नाम का बच्चा कितना खरीदा, 4 पेन खरीदा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों को जोड़ करके कितना रुपया खर्च हो रहा है, 20 रुपया, ठीक। तो समझिए क्या क्या समझे हम, तो ये H के लिए क्या लिखे हम लोग, X, और C के लिए क्या लिखे, Y। चूंकि दो अलग अलग व्यक्ति है तो दोनों का अलग अलग मनी होगा, कौन कितना खर्च करता है ये मुझे मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो हमको वो चीज़ निकालना रहता है, तो इसके लिए X माने, इसके लिए Y माने। दो वेरिएबल है, जब दो वेरिएबल रहे तो दो इक्वेशन चाहिए हमको। सिंगल वेरिएबल था तो एक ही इक्वेशन। जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े थे। जैसे कि देख लो x + 5 = 3, ये क्या था, एक चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितना था, एक ही था। इसमें क्या देखो, ये वाला इक्वेशन कैसा है, इसमें दो चर वाले, एक x भी क्या है हमारा वेरिएबल है, y भी क्या है वेरिएबल है। तो मोटा मोटी समझ जाओ कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं समझने के लिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण यहाँ पर है, दो चर वाले। दो चर वाले रैखिक समीकरण का कैसा बनेगा रेखा, तो ये बनेगा हमारा एक सरल रेखा बनाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या बनाएगा, एक सरल रेखा बनाएगा। इसका जब भी ग्राफ खींचेंगे हम, तो चूंकि युग्म है तो हमारे पास क्या होगा, दो लाइन होंगे, समझ में आया। तो यहाँ पर युग्म का मतलब क्या होगा, जोड़ा में होगा, यानी कि पेयर में होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो लाइन होगा, सीधी रेखा, रैखिक युग्म है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ भी है रैखिक, यानी एक रेखा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये रेखा कहाँ बनेगा, तो एक ही प्लेन में। कहाँ पर बनेगा, एक ही प्लेन में। ये प्लेन क्या होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान चलो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये एक ही प्लेन हुआ। जैसे कि मान चलो ये घर का दीवार है कि नहीं, तो ये वाला क्या हो गया, एक्स एक ही प्लेन हुआ। कैसे हुआ, उसमें देखो ऊपर से नीचे तक ये क्या हुआ, वाई एक्सिस, फिर नीचे जमीन पे देखो ये जमीन हो गया है ना, तो ये वाला एक्स एक्सिस है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। दूसरा प्लेन भी है, एक फर्श को ले लो, फर्श होता है ना जमीन, तो देखो फर्श में भी एक प्लेन हुआ, इसमें भी एक एक्सिस ये है और ये वाला एक्सिस है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये भी क्या हो गया, एक प्लेन ये हो गया। तो जैसे कि इस घर में ले लो, कितने प्लेन है, कितना दीवार हो गया, 4 दीवार होगा। फिर इधर से भी ऐसे बनेगा ना, एक प्लेन ये भी हो गया। तो एक प्लेन, दो प्लेन, 3 प्लेन। समझ में आया प्लेन क्या होता है।
प्लेन में दो एक्सिस होंगे जिसको 2D भी बोलते हैं। 2D क्या बनाता है? प्लेन बनाता है। हम लोग पढ़े हुए हैं ना पहले, 1D पढ़े हुए हैं, 2D पढ़े हुए हैं, 3D पढ़े हुए हैं। तो ये कैसा होगा? 2 डायमेंशनल होगा। 2 डायमेंशनल के बीच में ही ये रेखे क्यों बनने वाले हैं, ठीक है। 1D समझ में आता है ना, जैसे एक रेखा हो गई, ये क्या है? एक ही डायमेंशन है तो इसको 1D बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ये वाला बन जाता है इस तरह का शेप, तो ये क्या है? 2D है ना। और 3D क्या होता है? 3D पता है, 3D के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट से जब 3 एक्सिस जाए तो वो क्या कहलाता है? 3D होगा। तो इस तरह से जो हमारा जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, यानी कि घन और घनाभ जो बोलते हैं वो वाला चीज, तो समझने के लिए ये था। चलो अब क्लियर करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा रेखा यानी कि लाइन। अब आते हैं उसका रूप कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा। हम लोग अभी पढ़े थे बहुत इससे पहले द्विघात समीकरण के बारे में, उससे भी पढ़े थे। एक वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण कैसा होता था? ax प्लस b बराबर 0 होता था ना। ये क्या था? रैखिक समीकरण तो था लेकिन एक वेरिएबल वाला, है ना। एक और द्विघात समीकरण का क्या पढ़े थे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। त्रिघात समीकरण का भी पढ़े थे हम लोग। वो क्या पढ़े थे? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अब एक सवाल यह भी आता होगा तुम लोगों के मन में कि सर आप जब बोले अभी कि वेरिएबल a से लेकर के z तक रहता है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम a लिए हैं, ax लिए हैं प्लस b, तो क्या b वेरिएबल नहीं है? यहाँ पर a वेरिएबल नहीं है, सिर्फ x ही वेरिएबल है। तो हाँ, ये वाला सिर्फ x ही वेरिएबल है, बाकी को हम क्या मान लिए? कांस्टेंट मान लिए, ठीक है। अब कहोगे क्या इसका दूसरा तरीका? अब जैसे कि देख लो, a को ही वेरिएबल मानते हैं, तब क्या लिखेंगे? x a प्लस y बराबर 0, ठीक है। इसमें वेरिएबल कौन है? हमारा a मान लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया, हुआ कि नहीं? तो ये अलग बात है, तो हम लिखने के लिए लिख सकते हैं। तो समझ जाओ इसको, ax प्लस b हो गया एक चर वाला एक वेरिएबल वाला इक्वेशंस। ये हो गया द्विघात समीकरण का एक स्ट्रक्चर बनावट, और ये हो गया त्रिघात का। और हम लोग अब पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी होगा। c कांस्टेंट है, यहाँ पर y वेरिएबल है, उसके बगल में b भी कांस्टेंट है, और y का गुणांक हो गया वो, यानी कि जिसको कोफिशिएंट बोलते हैं। और x के बगल में क्या है? a है, तो a हो गया x का कोफिशिएंट। अब देखो, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का 3 कंडीशन आने वाला है, ठीक है। या तो रेखा एक दूसरे को कट करेगा, प्रतिच्छेदी रेखा, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। या तो रेखा क्या करेगा? एक दूसरे को कट करेगा, क्रॉस करेगा, है ना। या फिर क्या करेगा? एक दूसरे को कट नहीं करेगा। जैसे कि इसको क्या बोल सकते हैं? समांतर बोल सकते हैं। समांतर को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर समांतर होगा यानी कि पैरेलल होगा, तो ये चीज हो गया। और एक चीज क्या हो गया ना, तीसरा नंबर में क्या होगा? कोलिनियर। इसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर लाइन होगा, यानी एक ही लाइन पे दूसरा लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन होता है। इसमें क्या होने वाला, जब एक दूसरे को कट करेगा तो सॉल्यूशन मेरा कहाँ पर होगा? एक ही जगह पर कटेगा। एक जगह पर कटेगा तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, यानी कि हल कितना होगा? इसका हल केवल 1 होगा, ठीक है। दूसरे नंबर में जाते हैं, यदि पैरेलल रेखा हुआ दोनों, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? कहीं एक दूसरे से मिलने वाला नहीं है। तो चलो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्यों हल 1 हुआ? सॉल्यूशन 1 क्यों होगा? हेलो, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा? इसका 1 ही होगा, यानी कि इसका हल केवल 1, केवल 1। क्यों केवल 1 होगा? क्योंकि यह क्या करता है? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर क्या कर रहा है? काटती है। एक तरह समझ, अब छोटी सी भाषा, सिंपल सी भाषा में, क्योंकि एक ही बिंदु पर वह, एक ही पॉइंट पर वह एक दूसरे को काट कर रहा है। यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा क्यों होगा नो सॉल्यूशन? तो सिंपल सा बात है भैया कि ये क्या है? पैरेलल है, यानी समांतर है। और समांतर रेखा क्या होता है? एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, एक दूसरे को
कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है, नहीं काटता है, कभी नहीं काटता है। तो समझने के लिए, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना। अब आगे है कोलिनियर। कोलिनियर में क्या होगा बाबू, तो देखो एक लाइन है पहले से, उसी के ऊपर में भी दूसरा लाइन आ जाएगा। क्योंकि ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें दो लाइन होंगे, और जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए, इसका मतलब पता है यहाँ भी कट कर रहा है एक दूसरे को, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, इसके असंख्य मान होंगे, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, अनेक हल होगा। क्यों होगा, अनेक हल, क्योंकि अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को क्या कर रहा है, अनंत बिंदुओं पर काटती है, काटने वाला बिंदुओं का कमी नहीं है। ये तो हो गया कोलिनियर, समझ में आ गया। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में तीन तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, यही तीन ग्राफ बनने वाला है, इसके अलावा कोई ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। या तो एक दूसरे को कट करेगा, या तो पैरेलल हो जाएगा, या फिर एक ही लाइन पे दूसरा लाइन हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो समझने के लिए आसान है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कोलिनियर। कोलिनियर यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, संरेख बोलते हैं, ठीक है। और एक और लाइन होता है, समझने थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कनकरेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कनकरेंट लाइन। उसको ध्यान में रखना, बाकी जानने के लिए बस ऐसे बता रहे हैं। कनकरेंट लाइन, ठीक है। ये क्या होता है, कनकरेंट लाइन क्या होता है, ये कनकरेंट लाइन होता है जब एक बिंदु से जो है ना बहुत सारी रेखाएं क्या करती है, एक ही बिंदु से जब अनेक रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो ये सारी रेखाएं क्या कहलाती है, कनकरेंट लाइन, ठीक है। संपाती रेखाएं, ठीक है, संपाती रेखा। तो समझने के लिए छोड़ो, इतना कुछ खास नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, हुपला और चरखी की सवारी, ठीक है। किसका किसका, हुपला खेल का नाम है और चरखी भी खेल का नाम है, ठीक है। सवारी करती है तो हुपला के लिए क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं वेरिएबल, और चरखी के लिए क्या मान लेते हैं वेरिएबल, वाई मान लेते हैं। पहले मान लीजिए, क्योंकि दो अलग अलग आदमी है ना, दोनों के पास अलग अलग सब चीज होगा, वैल्यू हो, कैपेसिटी हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर क्या किया, हुपला के लिए हम लोगों ने क्या माना, एक्स माना। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक ना। हुपला और चरखी की सवारी अखिला करती है, तो ये लड़की का नाम है अखिला, तो हुपला के लिए हमने एक्स माना, और किसके लिए, चरखी के लिए वाई माना, ठीक है। तो जितनी बार हुपला खेला करती है उससे आधी चरखी की सवारी की, मतलब क्या हुआ, ये लड़की कहाँ है, अखिला, अखिला ने क्या किया, जितनी बार हुपला खेला उससे आधी बार चरखी खेली। समझ में आया कुछ। तो हुपला कितने बार खेला, हुपला यदि एक्स खेला तो चरखी कितना खेलेगा, एक्स बटे टू, है ना। तो एक्स बटे टू, तो ये क्या है, वाई है, सोचो। तो ये आधा खेला, कौन, चरखी की सवारी आधी की। तो दोनों को जब बराबर करना होगा, चूंकि ये सवारी कितना किया, आधा किया है, किससे, हुपला से किया है ना। तो हुपला से ये आधा है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इधर 2 से गुना कर देंगे, करेंगे ना। या तो इधर 2 से गुना कर दो तो बराबर हो जाएगा, या दूसरा कंडीशन में क्या कर सकते हैं, केस 1, देखो दोनों में से कोई भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केस 2 की बात करें, चूंकि ये x है, ये y है, ये आधा सवारी कर रहा है, तो इसका आधा, इसको बटे 2 कर देंगे, तब तो बराबर होगा, ठीक है। तो या तो ये कंडीशन होगा या तो नीचे वाला होगा। देखो लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन कर रहा है उसी से, तो हमारा एक इक्वेशन यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्लियर कैसे करेंगे, 2 उधर गया तो क्या हो गया, 2y, सेम चीज आ गया, x बराबर 2y। फिर इसको सॉल्व कर लो, इस ये वाला एरो का साइन दे करके, x माइनस 2y को भी उधर ले जाएंगे, 2y बराबर 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। सवारी के लिए 3 रुपया और हुपला के लिए 4 रुपया खर्च करता है। चरखी के लिए कितना खर्च करती है, 3 रुपया। चरखी किधर है, यहाँ पर C है चरखी, तो 3 रुपया खर्च करती है। चरखी का वैल्यू क्या है, y, तो 3y हो गया। और हुपला के लिए कितना खर्च करती है,
₹4, यानी कि 4 गुना x, चूंकि उपला को क्या माने हम x माने हैं, तो ₹4 खर्च करती है तो 4x, और चरखी को क्या माने हैं y माने हैं, तो चरखी के लिए कितना खर्च करती है ₹3। ठीक है, अब कहती है कुल खर्चा कितना हो गया, कुल खर्च ₹20। क्या बोला, कुल जैसे ही बोला तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुल करेंगे ना, कुल का मतलब तो जोड़ होता है ना, हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया। अब क्या करो, कितना खर्चा किया दोनों मिला के, उपला और चरखी, ₹20। ये मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को क्या कह रहा है कि यही चीज तो पूछ रहा था कि हमको इक्वेशन दो, तो हमारा दोनों इक्वेशन आ गया ना। ठीक है, तो बीजीय समीकरण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीजीय समीकरण। ठीक है, इन इंग्लिश बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक इक्वेशन ही पूछ रहा था, तो मेरा एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया x माइनस 2y बराबर 0, उसके बाद 4x प्लस 3y बराबर 20। अब मान के चलो, कहेगा भैया इसका सॉल्यूशन कर दो, तो इसको मैंने माना इक्वेशन 1, इसको मैंने माना इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम ग्राफ विधि से पहले कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ग्राफीय मेथड से हम लोग करें, ग्राफीय विधि से तो कैसे करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहला इक्वेशन को हम लोगों ने लिखा x माइनस 2y बराबर 0, है ना। अब क्या करो, x इज इक्वल टू, चूंकि ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2y। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे एक बॉक्स बनाए, और उसके बाद इसमें दो वेरिएबल है, एक x है तो एक y है, तो हम एक x लिखे एक y लिखे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे, वैल्यू। ये वैल्यू रखने वाले हम लोग कैसे रखेंगे, यदि बच्चों को परेशानी हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे y में मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो y में पहले रखते हैं हम लोग 0, y 0, तो इसका मतलब x बराबर 2 गुना 0 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया ना। यदि y बराबर 1 लेते हैं तो x बराबर 2y, यानी कि ये वाला साइन दे दो, और क्या हो जाएगा, तो x बराबर 2 गुना 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब रखेंगे कैसे, पुट कर रहे हैं, तो y का मान 0 लिए तो x में कितना आ गया, 0। y का मान जब 1 लिए तो x में कितना आ गया, 2। y का मान और एक बार लेते हैं, देखो इससे गलती नहीं होगा, y का मान -1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2y, यानी कि x बराबर 2 गुना -1 इज इक्वल टू -2। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जब -1 रखा तो मेरा सॉल्यूशन आया -2। ठीक है, और मर्जी है तो और पॉइंट ले सकते हैं, मेरी मर्जी है ना। मिनिमम कम से कम 2 तो लेना ही है, एक्स्ट्रा तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो इतना लेकर के छोड़ देते हैं। एक और मान लेना हो तो एक और ले लेते हैं हम लोग। यदि y बराबर 2 लेते हैं तो x बराबर कितना है, 2y है, यानी कि 2 गुना 2, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 4। इसका मतलब जब y में 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। कोई दिक्कत समझने में नहीं, आगे बढ़ते हम लोग। अगला इक्वेशन क्या है मेरा, 4x प्लस 3y बराबर 20। ठीक है, अब इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारा इक्वेशन 2 है ना। तो अब करोगे क्या, तो सिंपल सा बात है भैया, x का निकालो या y का निकालो, तुम्हारी मर्जी है। बच्चे 2 तरीके से कर सकते हैं, फिर सिर्फ अभी देख लो, इसका ग्राफ बाद में बना लेना। ठीक है, मेरा सिर्फ समझाना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर यदि 4x करते हैं, चूंकि x का मान यदि निकालेंगे तो बराबर लिखेंगे, 20 पहले से उधर है, किधर, राइट साइड, दाहिना साइड, उसके बाद -3y हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 - 3y बटे
4 हो जाएगा। 4 बटे में क्यों गया? क्योंकि x के साथ 4 क्या है? 4 क्या है? गुना में है, तो इसलिए बटे 4। अब तब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? बॉक्स बनाएंगे, है ना। इस कंडीशन के लिए क्या करने वाले हैं? बॉक्स बनाने वाले हैं। यहाँ तक ठीक है। इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे। कोई बच्चा कहेगा सर हमको कुछ और चाहिए। क्या चाहिए बाबू? तो 4x प्लस 3y बराबर 20 होता है। हम क्या करेंगे? तो हम 3y को ही रहने देते हैं, हम 4x को उस साइड ले जाते हैं। तो कोई बात नहीं बाबू, चलेगा। तो हम लोग क्या किए? 20 माइनस 4x किए, तो y बराबर कितना हो गया? 20 माइनस 4x। 3 इधर गुना में था तो उधर गया तो भाग में। ठीक है। अब बहुत ही अच्छे से अकल लगाएंगे। ठीक है। ये इस वीडियो को यहीं पर एंड करने वाले हैं, थोड़ा सा समझ लो। अब चलो, ये x ये y, अब कैसे करोगे? चलते हैं इसमें, दोनों सही होगा मेरा। इसको करो या इसको करो, वही आंसर आने वाला, मतलब ग्राफ वही बनने वाला है। ठीक है। भले इसका वैल्यू अलग अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं। चलो, किस में रखना होगा मान? तो रखेंगे हमेशा दाहिना साइड। ये जो मान होगा किधर रखा जाएगा? इस साइड में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? y। तो पहले स्टार्टिंग y से करते हैं। तो y में यदि क्या रखें? 0। y में यदि 0 रखते हैं तो 3 0 जब 0, तो 20 में से 4 कट जाएगा, 5 के 20। चलो 0 रखते हैं। 0 जैसे ही रखा तो यहाँ बचा 20 है, 4 पंचा 20, x का मान 5 आया। चलो 1 रख करके देखते हैं। यदि 1 रखेंगे तो 3 गुना 1 3, 20 में से 3 गया तो कितना हो गया? 17। 17 बटे 4 करेंगे, दशमलव में आएगा, तो हम इसको कैंसिल करते हैं। अगला प्रोजेक्ट में चलते हैं। अब रखते हैं हम लोग 2। 3 दूना 6 हुआ, है ना। 20 में से 6 गया, कितना बचा? 14। 14 बटे 4 नहीं कट रहा है, इसको भी कैंसिल करते हैं। और कुछ लेते हैं हम लोग। 3 4 4 तिया 12। चलो ठीक है। y का मान कितना रख रहे हैं हम लोग? 4। जैसे ही 4 रखा तो 4 तिया 12। 20 में से 12 गया, कितना बचा? 8 बचा। 8 बटे 4 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? तो हम क्या बोले थे? मिनिमम 2 से भी काम चल सकता है। हम लोग काम चला लेंगे इतना में। ठीक है। और रखने का मन है तो अकल लगाओ। -4 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 20 32 हो जाएगा, बटे 16 हो जाएगा। 32 ना हो जाएगा? 8, हाँ हो जाएगा। चलो -4 रख के देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 32। 8 4 से भाग देंगे, 32 में कितना आएगा? 8 चौके 32, 8। तो हमारा ग्राफ क्लियर हो गया। कोई बच्चा कहेगा सर हम इस मेथड से बनाते हैं, बनाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या करोगे? x में मान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? x है किधर? दाहिना साइड, तो x में पुट करेंगे वैल्यू। 0 रखते हैं तो 20 में से 4 गया 16। 16 बटे 3 दशमलव में आएगा। चलो इसको छोड़ते हैं। 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 तिया 12, 5 तिया 5 के 20। चलो वह x में यदि 5 रखते हैं तो y में कितना हो जाएगा? y में 0 हो जाएगा। 5 के 20 है, 20 में से 20 गया 0 बटे 3 तो 0। चलो x में 2 रखो। x में जब 2 रखेंगे तो क्या होगा? 4 दूना 8। अब 20 में से 8 गया 12, 3 से भाग देंगे तो 4। तो हम लोगों ने क्या रखा? x में जब 2 रखा तो आंसर आ गया 4। जब x में 8 रखेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा -4। कोई दिक्कत? तो मेरा दोनों मेथड से बन गया, चेक कर लेना। ठीक है। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे ये भी हम बताएंगे अगले लेक्चर में अच्छे से। ठीक है। तो ध्यान रखना इसका। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।